नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं शरत चंद्र जी की कहानी लकड़ सुंगवा। बिजली की तरह चारों तरफ यह समाचार फैल गया कि बलिदान पाए बिना इस बार रूपनारायण के ऊपर पुल नहीं बन पा रहा है। 2 जीवित बच्चे पुल के नीचे गाड़ दिए हैं। अब केवल एक की कमी है। वह प्राप्त होते ही जोर शोर के साथ पुल का निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। साथ ही यह समाचार भी सुनने में आया कि रेलवे कंपनी की तरफ से कुछ एजेंट बच्चा पकड़ने के लिए शहर और गांवों में घूम रहे हैं। उनमें किसी की सूरत साधु की तरह तो किसी की डाकू की तरह है। विभिन्न रूप में लोग चारों तरफ फैल गए हैं। अफवाहों का प्रसार इतना बढ़ गया कि गांव के लोग समझने लगे शायद मेरे लड़के को ही पुल के नीचे बलिदान देने के लिए ना ले जाएं। हर एक परिवार में, प्रत्येक घर में इसकी जोरदार चर्चा होने लगी। सभी डरे डरे से रहने लगे। इसके ऊपर समाचार पत्रों ने और भी रंग चढ़ा दिया। कलकत्ता से आने वाले चश्मदीद गवाहों ने बयान दिया, अभी कल ही बहु बाजार में एक व्यक्ति हाथों हाथ पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उसके झोले में एक बच्चा बरामद हो गया। बड़ा बाजार में भी एक बच्चे को पकड़ते समय एक आदमी गिरफ्तार हो गया। इसी तरह के विभिन्न समाचार विशेष रूप से कलकत्ता में होने वाली घटनाओं पर रंग चढ़ाकर हमारे गांव में हवा के साथ फैल गए। उसी दिन समय हमारे गांव में भी एक मजेदार घटना हो गई। सड़क के किनारे एक बगीचेदार मकान में मुखर्जी बाबू परिवार सहित रहते हैं। निसंतान होने पर भी गृहस्थी के प्रति 18 आने आसक्ति है। अलगा गुजारी करते समय उन्होंने अपने भतीजे को एक कानी कौड़ी भी नहीं दी। अब भी देना पड़ेगा, इसकी कल्पना तक नहीं करते। उधर भतीजा कभी कभी आकर अपना हक उनसे मांगता रहता था। इस पर मुखर्जी की पत्नी शोर मचाते हुए मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लेती थी और उल्हाने पूर्ण शब्दों में कहती, हीरू मुझे मारने आया था। इस सफेद झूठ से चिढ़कर हीरू भी कह उठता, अच्छी बात है, एक दिन मारकर ही अपना हक वसूल लूंगा। इसी तरह दिन गुजरते चले गए। उस दिन इस घटना ने भयावह रूप धारण कर लिया। हीरू ने आंगन में आकर कहा, चाचा, आज आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। मेरे पास तेरा कुछ भी नहीं है। नहीं है? नहीं, मैं लेकर रहूंगा। चाची रसोई घर से बाहर निकलकर बोल उठी, अच्छी बात है, जा अपने बाप को बुला ला। हीरू ने जवाब दिया, मेरे पिताजी स्वर्ग चले गए हैं, वे तो अब नहीं आ सकते। कहो तो जाकर तुम्हारे बाप को बुला लाऊं। अगर तुम्हारे वंश में कोई जीवित हो तो वह आकर मेरा अधिकार दे दे। उसके बाद दोनों ओर से जिस भाषा का प्रयोग होने लगा उसे लिखना बेकार है। जाने के पहले हीरो चेतावनी देता गया, आज ही इसका फैसला करके रहूंगा, सावधान रहना। रसोई घर से चाची बोली, जा जा, जो करते बने कर लेना। हीरू वहां से सीधे रामपुर में आया। इस गांव में अधिकतर गरीब मुसलमान रहते थे। वे मुहर्रम और ताजिया के दिनों तलवार लाठी का खेल दिखाया करते हैं। उनकी लाठियां तेल से तर और प्रत्येक गांठ में पीतल की फुलियां जड़ी रहती हैं। इधर के इलाके में यह बात प्रसिद्ध है कि आसपास के गांवों में इन लोगों की तरह लाठी खेलने वाला कोई नहीं है। शायद ही ऐसा कोई काम है जिसे ये लोग ना कर सकते हों। सिर्फ पुलिस के भय के कारण चुप रहते हैं। हीरो ने कहा, बड़े मियाँ, यह लो 2 रुपया, पेशगी के रूप में रख लो। एक तुम्हारे लिए, दूसरा भाई के लिए है। काम पूरा हो जाने पर और पुरस्कार दूंगा। रुपए लेने के बाद हंसते हुए लतीफ मियाँ ने कहा, काम क्या है बाबूजी? एक मैं ही नहीं, इधर का सारा इलाका यह बात जानता है कि तुम दोनों बड़े अच्छे लठैत हो। अपनी लाठी के जोर से जमींदार विश्वास बाबू की संपत्ति पर अधिकार जमा लिया है। अगर तुम लोग चाहो तो क्या नहीं हो सकता। बड़े मियाँ ने आंख दबाते हुए कहा, जरा धीरे बोलिए बाबूजी, थाने के दरोगा साहब सुन लेंगे तो गजब हो जाएगा। वीरनगर के इस गांव में अपना राज है, वह तो कहो किसी ने देखा नहीं और काम सिद्ध हो गया। हीरू ने कहा, क्या कहते हो, तुम्हें कोई पहचान नहीं सका? लतीफ मियाँ ने हंसते हुए कहा, कैसे कोई पहचानेगा? सिर पर बड़ी पगड़ी, गर्राट, नकली दाढ़ी मूछ बनाकर, सारे बदन में तेल सिंदूर पोतकर, हाथों में 6 फीट की लाठी लेकर गया था। इस वेश में देखते ही लोगों ने समझा हम दोनों सीधे यमराज के यहाँ से चले आ रहे हैं। उस समय किसी को इतना होश नहीं रहा कि हमें पहचानते। देखते ही देखते सभी न जाने किधर भाग गए। हीरू ने लतीफ मियाँ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बड़े प्यार से कहा, बड़े मियाँ, इस बार इसी पोशाक में मेरा एक काम कर दो। मेरे चाचा मेरा अधिकार देने के लिए कुछ तैयार भी हो जाते हैं।
लेकिन वह शैतान की खाला चाची कानी कौड़ी तक देना नहीं चाहती। एक बार वही पगड़ी और नकली दाढ़ी मूछ लगाकर उनके आंगन में चले जाऊं। इसके बाद जो कुछ करना है मैं वसूल कर लूंगा। एकादशी के दिन शाम के वक्त। ठीक है। लतीफ मियाँ तैयार हो गए। यह तय हो गया कि लतीफ और महमूद दोनों भाई उस दिन शाम के समय अजीब पोशाक में हीरू के चाचा जी के घर चढ़ेंगे और हीरू पास ही छिपा रहेगा। आज एकादशी है। दिन भर उपवास रहने के बाद मुखर्जी साहब बाहर वाले बरामदे में जलपान की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। गठिया के रोगी होने के कारण एकादशी को अन्नाहार करने की इच्छा नहीं होती। जलपान आने के पहले जैसे ही नारियल के पानी से भरा हुआ ग्लास मुंह से लगा था, वैसे ही दरवाजा ढकेलकर महमूद और लतीफ मियाँ एक झटके से भीतर आ गए। सिर पर भारी पगड़ी, लंबी दाढ़ी, हाथ में 8 फीट की एक लंबी लाठी लिए हुए, मुंह पर सिंदूर पोते हुए थे। इन दोनों की शक्ल देखते ही उनके हाथ से ग्लास नीचे गिर पड़ा। जगदम्बा चीखते हुए बोल उठी, अरे टोले मोहल्ले वालों, कहाँ हो? जल्दी आओ, मेरे घर में लकड़ सुंघा घुस गया है। मुखर्जी बाबू के घर के सामने एक छोटा सा मैदान है। वहीं पर रोज शाम के समय गांव के बच्चे कबड्डी खेलते थे। उस दिन भी खेल रहे थे। जगदम्बा की चीख पुकार सुनते ही जो जहां था वहीं से चीखते चिल्लाते घर की ओर दौड़ पड़ा। गांव में लकड़ सुंघा आया है, लड़कों को पकड़कर ले जा रहा है। हीरू दोनों भाइयों को घर दिखाने के लिए साथ लाया था। भीतर न आकर वह बाहर दरवाजे के पास छिपा बैठा था। वहीं से उसने दबी जबान में कहा, बड़े मियाँ, अब मत ठहरो, भागो यहाँ से, वरना जान के लाले पड़ जाएंगे। इतना कहकर वह 9-2-11 हो गया। और बातों से भले ही लतीफ मियाँ अनजान रहते हों, लेकिन शहर और गांव में लकड़ सुंघा की चर्चा से अनजान नहीं थे। 1 मिनट में वह समझ गए कि अगर इस रूप में यहाँ पकड़ लिया गया तो खैरियत नहीं। यह सोचकर दोनों वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन अनजाने गांव से झटपट भाग जाना हंसी खेल नहीं है। तब तक चारों तरफ से गांव वालों की आवाज आने लगी, कहाँ गया? पकड़ो, मारो, जाने ना पाए। छोटा भाई महमूद ना जाने किधर गायब हो गया, पता नहीं चला। लेकिन लतीफ मियाँ चारों तरफ से घिर जाने के कारण पकड़ लिए गए। जान बचाने की गरज से बेचारा पास के एक तालाब में कूद पड़ा। यह देखकर लोग किनारे से उस पर चारों तरफ से ईंट पत्थर बरसाने लगे। आखिर तंग आकर उसने कहना शुरू किया, मैं लकड़ सुंघा नहीं हूं। पर कौन सुनता है? उसकी इस सफाई पर किसी का ध्यान नहीं गया। कुछ लोग तो इस सफाई को झूठ समझकर और भी नाराज हो उठे। वह और जोर से ईंट पत्थर फेंकने लगे। अगर यह लकड़ सुंघा नहीं है तो सिर पर पगड़ी क्यों है? इतनी लंबी दाढ़ी क्यों? चेहरे पर इतना सिंदूर क्यों पोते हुए है? पानी में डुबकियां लगाने की वजह से उसकी पगड़ी खुल गई थी। चेहरे का सिंदूर चारों तरफ फैल गया था। तब तक कुछ व्यक्ति पानी में उतरकर उसे घसीटते हुए किनारे पर ले आए। वह बराबर चीखता ही रहा, मैं लतीफ मियाँ हूँ, महमूद मियाँ का भाई, लकड़ सुंघा नहीं हूँ। ठीक इसी वक्त एक आवश्यक काम के लिए मैं तालाब के किनारे वाली पगडंडी से जा रहा था। हंगामा सुनकर तालाब के पास चला आया। मुझे देखते ही जनता और भी भड़क उठी। सभी एक स्वर में कहने लगे, आज एक लकड़ सुंघा को पकड़ लिया गया है। उसकी दशा देखकर मेरी आंखें छलछला आईं। बेचारे को लोगों ने इस कदर पीटा था कि उसके मुंह से ठीक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। सिर्फ रह रहकर अपने हाथ ऊपर उठाकर हाथ जोड़ रहा था। मैंने पूछा, इसने किसका लड़का चुराया है? यह पता नहीं। और वह लड़का कौन है? यह भी पता नहीं। तब इसे तुम लोग क्यों मार रहे हो? किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुमकिन है लड़कों को इसने कहीं दलदल में गाड़ दिया हो, रात को निकाल कर ले जाएगा, फिर उसका पुल के नीचे बलिदान दे देगा। मैंने पूछा, क्या मृत बालक का बलिदान होता है? एक ने कहा, मृत क्यों होगा, जीवित होगा। दलदल में गाड़ कर रखने से कहीं बच्चा जीवित रह सकता है? यह तर्क सुनते ही सभी एक बार की चुप हो गए। अब तक ज्यादा भड़कने की वजह से उन सब का ध्यान इस तरफ नहीं गया था। छोड़ दो इसे, कहते हुए मैंने उस आदमी से पूछा, क्या बात है बड़े मियाँ, साफ साफ कहो। आश्वासन पाकर लतीफ ने शुरू से अब तक की सारी घटना बताई। मुखर्जी दंपत्ति से गांव वालों की सहानुभूति नहीं थी। यह किस्सा सुनते ही सभी पश्चाताप करने लगे। मैंने कहा, बड़े मियाँ, अब आप यहाँ से सीधे घर चले जाइए। भविष्य में भूल कर भी कभी ऐसी गलती ना कीजिएगा। उसने नाक कान छूते हुए कहा, नहीं बाबूजी, अब भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूंगा। लेकिन मेरा भाई कहाँ है?
मैंने कहा, लतीफ़ मियाँ, फ़िलहाल तुम अपनी जान बचाकर घर चले जाओ। लतीफ़ बात मानकर लंगड़ाता हुआ घर की तरफ रवाना हो गया। काफ़ी रात गुजरने के बाद उसी दिन प्रचंड कोलाहल से सारा पड़ोस जाग उठा। घोषाल के घर की नौकरानी गाय को चारा देने के लिए गौशाला में गई हुई थी। उस कमरे में कदम रखते ही एक भयंकर मूर्ति देखकर उसकी घीघी बंद गई। तब तक उस मूर्ति ने आगे बढ़कर उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया। इधर नौकरानी इतना भयभीत हो उठी कि जोरों से चिल्ला उठी, दौड़ो, दौड़ो, कहाँ हो? मुझे भूत ने पकड़ लिया है। तभी भूत ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, मैं भूत नहीं हूं माँ, मुझे बचा लो, मैं आदमी हूँ, बड़ा एहसान मानूंगा। चिल्लाहट सुनकर घोषाल महोदय कई व्यक्तियों के साथ गौशाला में आए। अभी शाम के समय ठीक इसी तरह की मूर्ति की दशा इन लोगों ने देखी थी। फलस्वरूप महमूद मियाँ मार खाने से बच गए। लोगों को यह विश्वास हो गया कि हजरत ही लतीफ के भाई महमूद हैं, भूत नहीं। घोषाल ने उसे घर से बाहर निकालते हुए कहा, छोटे मियाँ, तुम अपने जीवन में यह घटना कभी ना भूल सको, इसीलिए यादगार के रूप में तुमसे यह लाठी मैं लिए लेता हूँ। अब अच्छी तरह मुंह हाथ धोकर सीधे घर चले जाओ। महमूद मियाँ 100 बार सलाम करने के पश्चात घर की ओर रवाना हो गए। यह कहानी कोरी गप नहीं है, बल्कि सत्य और अपनी ही आंखों देखी घटना के आधार पर लिख रहा हूँ। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।